आज का दिन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक और टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का माहौल सिर्फ एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरफ हवा चल रही है और किस तरफ नंबर्स अपनी कहानी लिख रहे हैं। जगदीप धनखड़ के अचानक जुलाई में दिए गए रेजिग्नेशन ने एक खाली जगह छोड़ दी थी, जो सिर्फ एक पोस्ट का वैकेंसी नहीं बल्कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ाने वाली खबर थी। उस रेजिग्नेशन में उन्होंने लिखा था दैट ही वांटेड टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय द मेडिकल एडवाइस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67A के मुताबिक उनका रेजिग्नेशन तुरंत एक्सेप्ट हुआ और अब लगभग 2 महीने बाद आज सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच एक जोरदार मुकाबला खड़ा हो गया है। सीपी राधाकृष्णन, जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और एनडीए के कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं, एक सॉफ्ट स्पोकन लेकिन हार्डकोर आरएसएस रूटेड बीजेपी लीडर के रूप में जाने जाते हैं। 68 इयर्स के राधाकृष्णन तमिलनाडु के रेयर बीजेपी एमपीज में रहे, जो 1998 और 1999 में लोकसभा के लिए जीते थे। पार्टी उन्हें एक नॉन कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकली डाइजेस्टेबल फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। साथ ही वो एक ओबीसी कम्युनिटी गोंदर कोंगू वेलालर से आते हैं, जिससे एनडीए को कास्ट अर्थमेटिक का भी एक फायदा मिलता है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन एनडीए ब्लॉक ने एक ऐसा नाम उठाया जो अपने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स के लिए जाना जाता है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी। 79 इयर्स के रेड्डी 2011 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे और उन्होंने ब्लैक मनी के केसेस में गवर्नमेंट की स्लैकनेस को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। उनका सबसे बड़ा लेगेसी डिसीजन था सालवा जुदम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ट्राइबल्स को पुअरली ट्रेन्ड एसपीओस बनाकर स्टेट उनकी डिग्निटी और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। जजमेंट में उन्होंने लिखा था, वी सिंपली कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड हाउ इन्वॉल्विंग इल इक्विप्ड बेयरली लिटरेट यंगस्टर्स इन काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज wherein their lives are placed in danger could be conceived under the rubric of livelihood। यही सुदर्शन रेड्डी आज ऑपोजिशन के कैंडिडेट के रूप में पॉलिटिकल अरीना में खड़े हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ब्रांड को लेकर एनडीए के खिलाफ लड़ रहे हैं। इलेक्शन का प्रोसीजर भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 63 to 71 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर करता है कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, उनके क्वालिफिकेशन क्या है और उन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है। ये इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है और एमएलएज इसमें हिस्सा नहीं लेते। अनलाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, सभी एमपीज एक बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस लिखते हैं और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलता है। अगर कोई कैंडिडेट पहले राउंड में मेजॉरिटी कोटा क्रॉस नहीं करता तो लोएस्ट प्रेफरेंस वाले के वोट्स ट्रांसफर होते हैं जब तक कोई एक कैंडिडेट कोटा पार न कर ले। एमपीज को सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए स्पेशल पेन ही यूज करना होता है, वरना वोट इनवैलिड हो जाता है। हर बार से अलग नंबर्स की कहानी इस बार पहले से ज्यादा क्रूशियल है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ 781 एमपीज का है, क्योंकि राज्यसभा के 6 और लोकसभा की 1 सीट वेकेंट है। विक्ट्री मार्क लगभग 391 to 394 के आसपास बनता है। इस समय एनडीए के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 एमपीज हैं। टोटल 422 एमपीज। ये एक कंफर्टेबल मार्जिन है जो एनडीए को एक एज देता है। इंडिया ब्लॉक के पास अराउंड 325 एमपीज हैं, जो एक टाइट कॉन्टेस्ट के इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नंबर्स एनडीए के फेवर में ज्यादा दिखाते हैं। दर्शकों, जहां वोटिंग इन प्रोग्रेस थी, वहीं बीच में बॉयकॉट का ड्रामा भी अनफोल्ड हुआ। बीजू जनता दल ने अनाउंस किया कि वो वोट से दूर रहेंगे, क्योंकि उनका हमेशा का स्टांस है कि दोनों नेशनल ब्लॉक से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में यूरिया शॉर्टेज का इशू उठाया और अपनी एब्सेंटिज्म को फार्मर्स के साथ सॉलिडेरिटी बताया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने एक तीखी बात कही, फॉर द लास्ट 20 days we have been warning both state and central governments about the shortage of urea, yet they have failed to respond. As a mark of protest and in solidarity with 71 lakh Telangana farmers, BRS has decided not to participate in the vice president election. If Nota was an option, we would have chosen it. ये स्टेटमेंट ऑपोजिशन के नैरेटिव को फार्मर्स एंग्विश के साथ कनेक्ट करता है और एनडीए को अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी डाल देता है। शिरोमणि अकाली दल ने भी फ्लड्स के नाम पर एब्सेंटिज्म चूज किया। उन्होंने कहा, Punjab and Punjabis have always stood by the nation whenever and wherever there have been a crisis. But today, Punjabis themselves face a very severe crisis because of unprecedented floods. Almost 1/3 of the state lies submerged underwater with houses and crops completely destroyed. Neither the state government nor the center have come forward to help Punjabis in any way. ये abstentions का मतलब है कि एनडीए के लिए मेजॉरिटी मार्क थोड़ा और मैनेजेबल हो गया है, लेकिन ऑपोजिशन अपने बॉयकॉट को मॉरल हाई ग्राउंड के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोवर्सीज अभी कम नहीं है। इलेक्शन के एक दिन पहले बीजेपी ने ऑपोजिशन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर तीखा हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुदर्शन रेड्डी इज द ऑपोजिशंस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Sudarshan Reddy has given a statement that vote for me to save the soul of the nation. He met RJD chief Lalu Prasad Yadav, who is convicted in the fodder scam. What kind of retired judge of the Supreme Court are you that you are meeting someone who is convicted of a scam?
दिस इज हिपोक्रेसी, प्लीज डोंट टॉक अबाउट द सोल ऑफ द नेशन। ये रिमार्क सिर्फ एक पर्सनल अटैक नहीं बल्कि एनडीए का एक ब्रॉडर अटेम्प्ट था ऑपोजिशन के कैंडिडेट को मॉरली कॉम्प्रोमाइज दिखाने का। बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया, बी सुदर्शन रेड्डी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड इंडी अलायंस जॉइंट कैंडिडेट, recently met fodder scam convict Lalu Prasad, who isn't even a member of parliament and has no vote in the VP electoral college. This isn't just terrible optics, it is a shocking statement on probity in public life by someone aspiring of a high constitutional office. Malviya ने further कहा, silence of the usual suspects, retired judges and self-proclaimed custodians of constitutional morality उनका hypocrisy expose करता है। Opposition इस एंगल को डाउनप्ले कर रही है, लेकिन undoubtedly ये मीटिंग इलेक्शन के ऑप्टिक्स को इम्पैक्ट करती है। अगर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जिन्होंने अपने जजमेंट्स में करप्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर बड़े स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे, उन्हीं को फॉडर स्कैम कन्विक्ट के साथ मीटिंग करते देख नैरेटिव डेफिनेटली एनडीए के फेवर में जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुदर्शन रेड्डी की कैंडिडेसी सिंबॉलिक नहीं है। इंडिया ब्लॉक क्लियरली एक मैसेज देना चाह रहा है कि वो अपना एक कैंडिडेट चुने जो सिस्टम के अंदर से आया हो और जिसने जुडिशरी के हाईएस्ट एक्लियंस में सिट किया हो। ये एक तरह का मॉरल काउंटर बैलेंस बनाने की कोशिश है एनडीए के पॉलिटिकल कैंडिडेट के अगेंस्ट। लेकिन नंबर्स के अर्थमेटिक के सामने मॉरल सिंबोलिज्म अक्सर थोड़ा वीक पड़ जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर जीतेगा कौन। पूरे नंबर्स की बात करें तो एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन क्लियरली एज पे हैं। 422 एमपीज का सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहा तो उनकी जीत लगभग पक्की है। ऑपोजिशन के लिए ये एक होप है कि एनडीए के अंदर कुछ डिसेंट वोट्स आएं और सीक्रेट बैलेट सिस्टम उनके फायदे में जाए। लेकिन हिस्टोरिकली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस में रूलिंग अलायंस की ही जीत होती आई है जब तक नंबर्स उनके फेवर में हो। फिर भी सुदर्शन रेड्डी की कैंडिडेसी एक सिंबॉलिक पुश है जो ऑपोजिशन को एक मॉरल नैरेटिव क्रिएट करने का चांस देती है। एक रिटायर्ड जज जो ब्लैक मनी और साल्वा जुदम पर सुप्रीम कोर्ट में बोल्ड जजमेंट दे चुके हैं, उनका खड़ा होना एक रिमाइंडर है कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर सिर्फ पॉलिटिकल लॉयल्टी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी रोल होना चाहिए। पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एक चीज क्लियर है, सीपी राधाकृष्णन की कैंडिडेचर एक सेफ बेट है एनडीए के लिए। उनका आरएसएस रूटेड बैकग्राउंड, तमिलनाडु से बीजेपी के रेयर इलेक्टेड फेस होने का स्टेटस और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की टिक मार्क करना, सब मिलाकर एनडीए के लिए एक नॉन कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकली कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर वो जीतते हैं तो एनडीए अपने डोमिनेंस को एक और बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर एजर्ट करेगा और अगर किसी मेरिकल से सुदर्शन रेड्डी जीत गए तो वो एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा जो सिर्फ नंबर्स की बात को नहीं बल्कि मॉरल सिंबोलिज्म की ताकत को भी दिखाएगा। फिर भी सस्पेंस यही है कि बैलेट बॉक्सेस खुलने के बाद क्या नया ट्विस्ट आएगा। 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और फिर डिसाइड होगा कि आखिरी दौर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉलिटिकल अर्थमेटिक में कौन जीतेगा। आपके हिसाब से जीत किसकी होगी? सुदर्शन रेड्डी अपने मॉरल स्टांस और ऑपोजिशन यूनिटी का सिंबल बना के एक सरप्राइज देंगे या फिर सीपी राधाकृष्णन अपने श्योर शॉट मेजॉरिटी के साथ एनडीए का एक और विन सिक्योर करेंगे। डेमोक्रेसी का असली मजा यही है कि आखिरी पल तक एंटीसिपेशन बना रहता है। तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच अपडेट्स एंड न्यूज।